हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। मैं नागेंद्र मिश्रा आप लोगों के सामने उपलब्ध हूं। आज हम लोग एक नए विषय, एक नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस उड़ान द फ्लाई के यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा को दृष्टिकोण में देखते हुए यहाँ पे बहुत सारी एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी होते हैं। जैसे अगर टेट की परीक्षा को ले लीजिए तो ये क्या होता है, यह प्रादेशिक स्तर पर होता है, जबकि सीटेट की परीक्षा जो होती है या आपके सेंट्रल स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाती है। और किसी भी शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ये दोनों ही परीक्षाएं पास करना बेहद नितांत आवश्यक होता है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं नागेंद्र मिश्रा, जो कि आपके टेट और सीटेट के सिलेबस के अंतर्गत थोड़ा सा बात करूँगा, फिर पुनः मैं अपने पोर्शन अर्थात बाल मनोविज्ञान के टॉपिक्स पर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अब जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे कुछ न्यू कमर्स हैं जो ये नहीं समझ पाते कि कितने पेपर होते हैं, ये पासिंग मार्क कितने का होता है, अर्थात या इससे कितने कितने विषय से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह हमारे सभी नए साथियों के साथ एक विषम परिस्थिति उत्पन्न करती है। बहुत सारे लोग तो सिलेबस के बारे में नहीं जानते और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप ये मान के चलिए कि आपके टेट की परीक्षा के अंतर्गत कुल मिला के 5 पोर्शन होते हैं, जो ईच पोर्शंस आपके जो होते हैं वो 30 क्वेश्चंस के होते हैं, अर्थात ईच पोर्शंस आर रिलेटेड टू द 30 क्वेश्चंस। और ये 30 क्वेश्चंस के 5 सेट होते हैं और ये टोटल नंबर्स में जो होते हैं वो टोटल आउट ऑफ 150 में से आपको 90 नंबर ले आने होते हैं। इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो आपका पासिंग मार्क्स 90 नंबर होता है, जबकि आप ओबीसी अथवा एससी कैंडिडेट हैं तो आपका पासिंग मार्क्स 82 होता है। तो गाइज यहाँ पे जानते रहिएगा कि इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट तो आपका पासिंग मार्क्स 90 मार्क्स के होते हैं, और अगर आप ओबीसी अथवा एससी हैं तो आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है, 82 होता है। तो इस तरीके से आपकी ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अंतर्गत या शासन सत्ता इसको साल में 2 बार ऑर्गेनाइज कराता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे साल में 2 बार ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। लेकिन खासकर यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा की बात, तो यह आगामी दिसंबर के माह में प्रस्तावित है और आपकी एक बड़ी संख्या है। इसके बाद ये भी अनाउंसमेंट होने वाला है कि प्राथमिक स्तर की लगभग 51,000 वैकेंसी आप लोगों के सामने तत्काल आने वाली है। इसके साथ साथ जूनियर की भर्ती भी लगभग 5,000 के आसपास प्रस्तावित है। तो गाइस, उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग एक नए सिरे से टेट और सीटेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को हम लोगों ने चलाना प्रारंभ किया है। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से पोर्शन आते हैं, अर्थात वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो कौन कौन से विषय होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो गाइस, इसका जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से आपके कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका यही पोर्शन पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की बात, तो नेक्स्ट पोर्शन होता है आपका ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडीज। यहाँ से भी आपके क्या होते हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात इस पोर्शन से भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड पोर्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड पोर्शन आपका होता है मैथ, यहाँ से भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फोर्थ पोर्शन जो आपका होता है वो होता है हिंदी। हिंदी से भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका जो फिफ्थ पोर्शन होता है ये क्या होता है, आपका वैकल्पिक होता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इंग्लिश सजेस्ट करते हैं अथवा आप संस्कृत सजेस्ट करते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा से जुड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो देखी जाती है तो वो मोस्टली संस्कृत चूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश को ऑफर या इंग्लिश को नहीं सेलेक्ट करने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन जो एक ज़्यादा गैदरिंग भीड़ होती है, जो लंबी संख्या होती है वो संस्कृत से रिलेटेड होती है। तो हमारे चैनल में आपको संस्कृत और इंग्लिश का भी गाइडेंस दिया जाएगा। गाइस, तो आपका लास्ट पोर्शन होता है या तो आप संस्कृत सेलेक्ट करें अथवा आप इंग्लिश सेलेक्ट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका ऐच्छिक होता है, आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो टेट और सीटेट की परीक्षा आयोजित होती है कुल 150 नंबर की आयोजित होती है,
जनरल कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स 90 मार्क्स होते हैं, ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट के लिए 82 पासिंग मार्क्स होता है और इसके कुल 5 पोर्शन होते हैं। इन 5 पोर्शन से आपके 30 क्वेश्चंस का सेट होता है और 150 टोटल आउट ऑफ 150 होता है और ये सारे पांचों पोर्शन से ही आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट, लास्ट में आपका जो 5th पोर्शन है यहाँ पे आप संस्कृत अथवा इंग्लिश में आपको कोई एक सजेस्ट करना है। चूंकि साइकोलॉजी यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है, उसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि चाइल्ड साइकोलॉजी अथवा बाल मनोविज्ञान का जो पोर्शन है उसे मैं देखूंगा, मैं डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा, जो आपको ईच डे पर डे एक लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा। गाइस अगर इसकी बात करते हैं हम, तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा या बाल मनोविज्ञान क्या है इत्यादि। जैसे हमारे मन में संशय चलता होगा कि हालांकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बीटीसी और बीएड से आते हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं बाल मनोविज्ञान से उनका पास्ट में संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि टेट की दृष्टिकोण से वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है मनोविज्ञान का इतिहास। क्या होता है? मनोविज्ञान का इतिहास। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड। ओके गाइस, तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक जो मैं शुरुआत करूंगा ये होता है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास की बात अगर की जाए, चूंकि मनोविज्ञान से ही बाल मनोविज्ञान की निष्पत्ति हुई है, ये सभी लोग कॉमन सेंस के तरीके से आप जानते हैं। अगर आप कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, चूंकि भाई मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के बाद हमारा क्या होता है, बाल मनोविज्ञान की निष्पत्ति मनोविज्ञान से है। लेकिन दोस्तों मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो ये मनोविज्ञान जो है इसका अपना एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास रहा है। इसके पीछे कई लंबा समय लगा इसके विकसित होने में और इसकी अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली मनोविज्ञान जो एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में 1879 या 1800 आप ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, सॉरी उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका विकास हुआ। हम बात करते हैं एक्चुअली 1870 तक या कह सकते हैं आप 1875-80 तक जो इसका विषय क्षेत्र था यह फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ा जाता था, अर्थात दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। अब आपके मन में एक बात यह आ रही होगी कि सर आप बाल मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए सजेस्ट हुए हैं, फिर मनोविज्ञान पर आप क्यों बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मनोविज्ञान का इतिहास कैसा रहा और मनोविज्ञान ने कैसे डेवलपमेंट करके बाल मनोविज्ञान तक इसकी स्थिति पहुँची, तथा यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको नोट कराऊंगा, उन फैक्ट पर मैं एम्फेसिस करूंगा, दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनाए जाते हैं। चूंकि अब मनोविज्ञान की बात होती है तो मैंने आपको बताया कि 1879 तक एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो 1879 तक मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र एक संबद्ध विषय के रूप में पढ़े जाते थे, अर्थात ये इंक्लूडेड विषय के रूप में पढ़ा जाता था। लेकिन 1879 में एक ऐसी घटना घटी जिससे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा। अब वो घटना कौन सी घटी? चूंकि ये 1879 जो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे अपने, ये आप सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर 1879 जो लिखा हुआ है यही वो टाइम पीरियड था जहां से मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। चूंकि गाइस 1879 ही वो समय था जब क्या हुआ, जब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। क्या हुआ? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। यही मनोवैज्ञानिक, और ये कहाँ स्थापित हुई और किसने स्थापित की, ये सब क्वेश्चंस हमारे टेट में कई बार पूछा जा चुका है। टेट की परीक्षा में यह कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की। तो गाइस सबसे पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो 1879 में स्थापित की गई थी। और ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी जर्मनी में। कहाँ स्थापित की गई थी? जर्मनी। अगर आपसे कंट्री का नाम पूछता है तो जर्मनी, और जगह का नाम जो है वो है लिप्जबर्ग। क्या कहते हैं? लिप्जबर्ग। कहीं ये लिप्सिंगबर्ग भी दिखाता है, लेकिन ये आप लिप्जबर्ग जानते रहिएगा। और स्थापित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो उनका नाम था विलियम वुंट। क्या नाम था?
उनका नाम था विलियम वुंट। तो ये आपका सीधा सीधा टेट का एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपका तैयार हो गया। और प्रायः यहाँ से ये प्रश्न पूछा भी जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे आपके सीधे सीधे 2 क्वेश्चंस तैयार होते हैं, क्योंकि टेट की परीक्षाओं में यह फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। टेट की परीक्षा में यह फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित की गई। तो याद रखिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में कहां स्थापित की गई, जर्मनी में स्थापित की गई और लिप्सबर्ग में स्थापित किया गया। और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, विलियम वुंट। कौन थे, विलियम वुंट महोदय इसके क्या थे, संस्थापक थे। अब चूंकि इस 1879 सन को मैंने स्पेशली क्यों यहां पे सबसे पहले लिख दिया वो आप समझिएगा। एक्चुअली 1879 में जब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, वहीं से मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र क्या हो गए, अलग अलग विषय के रूप में पढ़े जाने लगे। क्या हुआ, अलग अलग विषय के रूप में पढ़े जाने लगे। और 1879 से ही क्या हो गया, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा। अब चूंकि 1879 ही वो टाइम था जहां पे मनोविज्ञान को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आया। अब यहां पे एक बात और आई, जब 1879 में मनोवैज्ञानिक स्वतंत्र विषय के रूप में आया तो तमाम मनोवैज्ञानिकों के मन में एक धारणा उत्पन्न हुई, या बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग विचार आने लगे कि मनोविज्ञान है क्या, अर्थात मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान का स्पेशलाइजेशन क्या है, इत्यादि जैसे मुद्दों पर बातें हुई। अब चूंकि मनोविज्ञान आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका जो स्वरूप है बहुत बड़ा है। यह मन का भी अध्ययन करता है, आत्मा का भी अध्ययन करता है, चेतना का अध्ययन करता है, व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। किंतु जब मनोविज्ञान प्राथमिक अवस्था में था तब मनोविज्ञान के बारे में ये धारणा नहीं थी। प्रारंभ में ये माना जाता था कि मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है, आत्मा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, महज आत्मा का अध्ययन करता है, मन का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह आप कह सकते हैं मन और आत्मा का अध्ययन करता है, और वहां पे कुछ चीजें ऐड नहीं थी। एक्चुअली विलियम वुंट महोदय ही थे जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष वाद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विशेष इज्म, एक विशेष वाद की स्थापना की, और वहीं से मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान बना सका। वो सबसे पहली बात जो हम लोग बात करते हैं वो कौन सा पहला मनोविज्ञान का वो कौन सा ऐसा, ये आपका यहां पे होता है सबसे सॉरी क्षमा कीजिएगा। तो अब मनोविज्ञान जब पहला वाद की बात हम लोग करते हैं तो मनोविज्ञान क्या होता है, सबसे पहले जिस वाद के रूप में जाना जाता है विलियम वुंट महोदय ने स्थापना की थी, उसे हम लोग कहते हैं संरचनावाद। क्या कहते हैं, संरचनावाद। ये भी आपके टेट की परीक्षाओं में इससे भी कई प्रश्न पूछे गए हैं और प्रायः पूछा जाता है। अब पूछा जाता है संरचनावाद क्या है। संरचनावाद एक्चुअली होता यह है कि संरचनावाद था क्या। एक्चुअली इसी संरचनावाद अर्थात मनोविज्ञान जब स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया तो सबसे पहले एक वाद की स्थापना हुई जिसे हम लोग संरचनावाद कहते हैं। और इस संरचनावाद के भी संस्थापक कौन थे, विलियम वुंट महोदय थे। कौन थे इसके संस्थापक, या इसे कह सकते हैं प्रतिपादक, क्षमा कीजिए संस्थापक यहाँ पे कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। इसके प्रतिपादक जो थे वो कौन थे, विलियम वुंट महोदय थे। इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट महोदय, और इन्होंने ही संरचनावाद की स्थापना की। संरचनावाद था क्या। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे हमें समझने वाली बात यह है कि संरचनावाद क्या वाद था और इसे मनोविज्ञान से या किस प्रकार से संबंधित है। अर्थात मनोविज्ञान को जब परिभाषित करने की बात आई तो उस क्षेत्र में सबसे पहले संरचनावाद एक वाद आया, और इस वाद के अंतर्गत ये माना जाने लगा कि मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा, सर ये चेतना क्या होता है, कॉन्शस क्या होता है। चेतना को अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शस बोलते हैं। अर्थात ये संरचनावाद जो है मनोविज्ञान के फील्ड में पहला वाद था, पहली विचारधारा थी, और संरचनावादियों का मानना था कि मनोविज्ञान जो है यह क्या करता है, चेतना का अध्ययन करता है। अर्थात जो चेतना के अंतर्गत जो चेतन है, अर्थात मनोविज्ञान महज केवल उसी का अध्ययन करता है, वह अचेतन पक्षों का अध्ययन नहीं करता। किंतु आज के समय में मनोविज्ञान की ये जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज मनोविज्ञान चेतन के साथ साथ अचेतन का भी अध्ययन करता है। अतः
यहाँ पे विलियम वुंट महोदय के साथ इनके जो समर्थक थे और इनके शिष्य भी थे वो कौन थे, ईबी टिचनर महोदय थे। ईबी टिचनर भी क्या करते थे, संरचनावाद का समर्थन करते थे। अर्थात कभी आपसे जब पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन संरचनावादी है, कौन प्रयोजनवादी है, कौन व्यवहारवादी है, कौन मनोविश्लेषणवादी है, तो इस तरीके से आपको सजेस्ट करने में थोड़ा सा आसान होता है या आपको टिक करने में आसान होता है। तो आप ये मान के चलिए कि संरचनावाद जो होता है, संरचनावाद संरचनावाद मनोविज्ञान की एक प्राथमिक विचारधारा थी जिसके अंतर्गत यह माना जाता था कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। और संरचनावाद के जो संस्थापक थे वो विलियम वुंट थे, प्रतिपादक जो थे वो विलियम वुंट थे, और इनके सहयोगी जो थे और साथ में इनके शिष्य भी जो थे वो ईबी टिचनर महोदय थे। अर्थात यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जब अपने प्रारंभिक स्वरूप में आया तो अर्थात यह माना जाने लगा कि मनोविज्ञान जो है वह क्या करता है, चेतना का अध्ययन करता है। अर्थात मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। लेकिन समय परिवर्तित होता रहा, मनोविज्ञान में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे और इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप एक और वाद ने जन्म लिया। अर्थात यहाँ पे आप देखिएगा कि मनोविज्ञान का क्रमिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले बात की बात हमने आपसे बात कर ली। अब याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हु वाज द फादर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद के जनक कौन थे, तो आप सीधा सा उत्तर दोगे कि विलियम वुंट, और उसके समर्थक कौन थे, ईबी टिचनर महोदय थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संरचनावाद मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज का मानता है, तो यह माना जाता है कि संरचनावाद जो है यह चेतना का अध्ययन करता है। समय परिवर्तित होता रहा, मनोविज्ञान में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग हुए और इसी प्रयोग के परिणाम स्वरूप एक दूसरा स्टेज आया जिसके अंतर्गत हम यह मानते हैं कि दूसरे स्टेज के अंतर्गत एक नए वाद का जन्म हुआ। दूसरे स्टेज के अंतर्गत एक नए वाद का जन्म हुआ जिसे हम लोग कहते हैं प्रयोजनवाद। अब ये प्रयोजनवाद क्या था? एक्चुअली प्रयोजनवाद ये था जो यह मानता था कि मनोविज्ञान एक ऐसे पक्षों का अध्ययन करता है या मनोविज्ञान उस परंपरा को मानता है जो हमारे उद्देश्यों अर्थात हमारे उद्देश्यों से संबंधित हो और इन उद्देश्यों से के साथ साथ वह हमारी उपयोगिता से जुड़ा हुआ हो। अर्थात यहाँ पे चेतना के साथ साथ, अर्थात इनके कहने का आशय ये था कि यह चेतना के साथ साथ हम ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, हमारे लिए उद्देश्यपूर्ण हो। प्रयोजनवाद की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रयोजनवाद के संस्थापक के रूप में अगर हम लोग बात करें तो प्रैग्मेटिज्म के जो फादर थे वो थे आपके विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद की स्थापना की और इसी में एक महत्वपूर्ण समर्थक थे प्रयोजनवाद के, जहां से आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं, वो थे आपके जॉन डीवी महोदय। जॉन डीवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर अपने प्रारंभिक कक्षाओं में, अर्थात बीटीसी अथवा बीएड में आपने देखा होगा। तो जॉन डीवी ने कहा, सबसे पहले कहा था शिक्षा एक क्या है, 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अर्थात इन्होंने बताया था, अगर कभी आपके परीक्षा से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो वो हो जाएंगे आपके जॉन डीवी। और अगर पूछा जाता है प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो प्रयोजनवाद के जनक जो थे वो विलियम जेम्स थे। गाइस, आज हम लोग जो है सतही तरीके से बात करेंगे, चूंकि हमारी प्राथमिक क्लास है और इसके अंदर में भी डेप्थ में हम अलग तरीके से बातें करेंगे। आज हम ये बताते चल रहे हैं कि मनोविज्ञान का विकास कितने सोपान में हुआ और यह किस किस चरणों से होकर गुजरा। तो संरचनावाद के बाद जिस वाद का जन्म हुआ वो वाद था प्रयोजनवाद, और इसके जो जनक थे वो विलियम जेम्स थे और इसके अन्य समर्थक जो थे वो जॉन डीवी महोदय थे। और इस प्रयोजनवाद को अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे हम लोग फलवाद, अर्थक्रियावाद, परिणामवाद इत्यादि नामों से जानते हैं। तो मनोविज्ञान के विकास में ये जो दूसरा सोपान आया वो आपका प्रयोजनवाद था। गाइस, इसी के साथ एक विकास क्रम में एक नेक्स्ट टाइम आता है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हलचल मचा के रख दिया, और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ यह अमेरिका की धरती पर हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1912-13 के आसपास, कब? 1912-13 के आसपास अमेरिका में एक विचारधारा का जन्म हुआ जो मनोविज्ञान से रिलेटेड था, जो यह मानता था कि मनोविज्ञान मन और चेतना का अध्ययन करने के साथ साथ क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अर्थात मनोविज्ञान की वह शाखा जो मन
और आत्मा के साथ साथ व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता है, व्यवहार को मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय मानता है, वह आपका कौन सा था? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के जनक जो थे, यह क्वेश्चन आपके टेट में कई बार पूछा जा चुका है विगत वर्षों में। व्यवहारवाद के जनक जो थे वो थे जेबी वॉटसन। कौन थे? जेबी वॉटसन थे। और ये कौन से थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इसी व्यवहारवाद के अंतर्गत आपने स्किनर, पावलोव इत्यादि लोगों के जो नाम सुने हैं, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक आपके क्या होते हैं? व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है व्यवहारवाद है क्या, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि मनोविज्ञान विकास कि वह अवस्था जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान को मन से हटाकर यह माना जाने लगा कि मनोविज्ञान मन के साथ साथ व्यवहार का अध्ययन करता है, तो ये हम लोग कहते हैं इसे व्यवहारवाद। ये क्वेश्चन आपका प्राय कई बार पूछा गया है। और वॉटसन साहब का एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है जो आपकी विगत परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा, चाहे तो आप चोर कहो, चाहे आप डॉक्टर कहो, चाहे आप वकील कहो, चाहे आप इंजीनियर कहो, अभी तो आप चाहे जो कहो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। अर्थात उसके लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट करूंगा कि इस तरीके से वह ढल जाएगा। तो मनोविज्ञान के विकास की जो तीसरी अवस्था थी वह आपके व्यवहारवाद के रूप में थी। व्यवहारवाद के जो प्रमुख समर्थक थे आपके जेबी वॉटसन, तो इसके जनक माने जाते हैं, स्किनर है, पावलोव हैं, और इसके साथ साथ आपके मन हैं। और एक नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आप हैं मैकडूगल, जिन्हें मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहा जाता है। तो गाइस, इस तरीके से मनोविज्ञान के विकास की तीसरी अवस्था की परिणति जो हुई वो व्यवहारवाद के रूप में हुई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नया वाद आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद। बहुत सारे लोगों की समझ में एक बात ये आ रही होगी, सर ये गेस्टाल्टवाद क्या है? एक्चुअली दैट इज द जर्मन टर्मिनोलॉजी। यह एक जर्मनी शब्द है जिसका मतलब होता है अंतर्दृष्टि। क्या होता है? अंतर्दृष्टि, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइट। क्या कहते हैं? इनसाइट कहते हैं, या उसे हिंदी में पढ़ने वाले लोग जान जाएं तो इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि। सॉरी, अंतर्दृष्टि। इनसाइट थ्योरी भी इसे कहते हैं और इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि। तो इनसाइट थ्योरी पूछा जाता है कि इनसाइट थ्योरी किसकी है? तो इनसाइट थ्योरी जो आपकी होती है वो आपके सीधे सीधे गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आती है। और एक चीज और पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? तो गाइस, पहली बात तो ये जानते रहिएगा कि गेस्टाल्ट शब्द एक जो है यह जर्मन टर्मिनोलॉजी है, और गेस्टाल्टवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सीधे सीधे मनोविज्ञान को यह मानती है कि यह क्या करता है? मन के साथ साथ यह अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ का भी अध्ययन करता है, मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का। कह सकते हैं गेस्टाल्टवाद को अगर आप सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करिए तो हम लोग जो मानसिक संक्रियाएं जो हमारी होती हैं, हमारी जो मानसिक एक्टिविटी होती है, मानसिक संक्रिया को हम लोग कह सकते हैं, मानसिक संक्रिया को हम लोग कहते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जो जनक थे वो वर्दिमर साहब थे। कौन थे? वर्दिमर साहब थे। अगर आपसे पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे तो वर्दिमर थे। और इसके प्रयोगकर्ता अर्थात इस थ्योरी का व्यवहारिक जीवन में जो प्रायोगिक उपयोग किया था वो कार्य किया था कोहलर साहब ने। और इन्हीं कोहलर साहब की इनसाइट थ्योरी है जो कई बार आपसे पूछा जाता है, जिन्होंने वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट किया था। और दोस्तों, इनकी सबके साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, और द गेस्टाल्टियन थ्योरी के नाम से उनकी किताब भी है, कोफ्का महोदय। कोफ्का महोदय ने भी गेस्टाल्टवाद का काफ़ी कह सकते हैं कि पोषण में बड़ा योगदान दिया और इसके ऊंचाई में ले जाने पर काम दिया, मतलब ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। इस तरीके से गेस्टाल्टवाद एक नई विचारधारा आई। तो आपने ध्यान दिया कि क्रमिक स्तर पर यह चौथा ऐसी विचारधारा थी जो मनोविज्ञान के विकास में आगे बढ़ा या विकास हुआ। अर्थात आपने शुरू किया था कहां से? आपने प्रारंभ में कहा था मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, फिर क्या आया? मनोविज्ञान उपयोगिता का अध्ययन करता है अर्थात हमारे लिए जो उद्देश्यपूर्ण हो। फिर हमने मनोविज्ञान को मानसिक संक्रिया का अध्ययन किया। फिर हमने देखा मनोविज्ञान व्यवहार का भी अध्ययन करता है। अर्थात मनोविज्ञान का विकास कई सोपानों में हुआ। और अब हम लोग पढ़ेंगे, ये चूंकि चौथा सोपान था और हम अंतिम सोपान की तरफ चल रहे हैं। और अंतिम सोपान के रूप में जो सबसे ज्यादा चर्चित और वर्तमान समय में कह सकते हैं एक ज्वलंत मनोवैज्ञानिक है फ्रायड महोदय। और ये पांचवें स्टेप के रूप में जो विकास हुआ वो था मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिकल थ्योरी।
मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो सिगमंड फ्रायड महोदय थे। कौन थे? फ्रायड महोदय थे। फ्रायड महोदय ने इस विचारधारा का सूत्रपात किया था। यहीं पे चूंकि जब हमने प्रारंभ किया था तो हमने ये देखा कि मनोविज्ञान जो है मन का अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पे और प्रारंभ में हमने देखा कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का अध्ययन करता है संरचनावाद के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया? यहाँ पे फ्रायड महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना प्लस अचेतन, अर्थात कह सकते हैं चेतन प्लस अचेतन दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। अर्थात ऐसा नहीं जो चीजें अचेतन है, निष्क्रिय हैं, उनका भी अध्ययन करता है। तो और इसके साथ साथ क्या होता है? मानसिक गतिकी, अर्थात हमारा जो मानसिक चेंजेस होते हैं, जो मानसिक बदलाव होते रहते हैं, उसका अध्ययन करता है। तो इस तरीके से मनोविश्लेषणवाद जो है अपने आप में एक मॉडर्न थ्योरी है और बहुत ही चर्चित है वर्तमान समय में। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे सिगमंड फ्रायड महोदय। कौन थे? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड महोदय इसके जनक थे और इसको मानने या समर्थक के रूप में इसको मान्यता दी थी पीवी युंग महोदय ने। कौन? पीवी युंग महोदय ने। और आगे चलकर मनोविश्लेषणवाद का भी जन्म हुआ, जो अन्ना फ्रायड की पुत्री थी, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो गाइस, इस तरीके से मनोविज्ञान के हमारे 5 स्टेप का विकास पूर्ण हुआ और इन्हीं 5 पोर्शन से कहीं न कहीं आपसे हर साल प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, विगत वर्षों में टेट की परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, सीधा सा एक तो पूछा जाता है, सबसे ज्वलंत या सबसे कह सकते हैं हॉट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वॉटसन। संरचनावाद के कौन जनक है? आज का ये जो लेक्चर है मैं यहाँ पे रिपीटेशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये यहाँ से प्रश्न अराइज होते हैं। तो संरचनावाद के जनक कौन है? वो आपके हो जाते हैं विलियम वुंड। या प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1879 में। किसके द्वारा स्थापित की गई? विलियम वुंड के द्वारा। ठीक है। गेस्टाल्टवाद से आप क्या समझते हैं? गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन है? व्यवहारवाद का समर्थन करने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? इत्यादि जैसे प्रश्न टेट की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आज आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? निश्चित तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो फिर से पुनः कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को फिर से रिकवर कर लेंगे, रिपीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।